दोस्तों, ये कोई आम फिल्म नहीं, ये वो कहानी है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और नींद गायब हो जाएगी। और ये सब शुरू हुआ एक प्रेग्नेंट लड़की मैलरी से, जिसकी जिंदगी अब बनने वाली है दुनिया की सबसे खतरनाक कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की एक लड़की से, जो अपने कमरे में शांति से पेंटिंग बना रही होती है। वो प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिनों में उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। तभी उसकी बहन जेसिका आती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, तुमने टीवी ऑन किया, न्यूज देखी? मैलरी जैसे ही टीवी चालू करती हैं, स्क्रीन पर एक डरावनी खबर चल रही होती है। रसिया में एक अजीब बीमारी फैल चुकी है, जिससे लोग अचानक अपने होश खो देते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। रिपोर्टर बताता है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये वायरस है या कोई अज्ञात शक्ति। बस इतना पता है कि लोग कुछ देखकर पागल हो जाते हैं और फिर खुद को खत्म कर देते हैं। मैलरी ये सब देखकर थोड़ा परेशान होती है, लेकिन फिर न्यूज को इग्नोर करती है और जेसिका के साथ अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, बधाई हो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ये सुनकर मैलरी के चेहरे पर सुकून लौट आता है, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त एक अजीब नजारा उसकी आंखों के सामने आता है। एक औरत अपना सिर शीशे से बार बार टकरा रही होती है। मैलरी दहशत में आ जाती है और जल्दी से जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। वो कहती है, जेसिका जल्दी चलो, लगता है वो वायरस यहाँ तक पहुँच चुका है। बाहर का माहौल पूरी तरह से अराजक हो चुका था। लोग सड़कों पर खुद को नुकसान पहुँचा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। जेसिका गाड़ी तेजी से भगाने लगती है, लेकिन रास्ते में लगातार एक्सीडेंट होते जा रहे थे। मैलरी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसी दौरान जेसिका की नजर कुछ अदृश्य चीज पर पड़ती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो अचानक पागलों की तरह कार की स्पीड बढ़ा देती है। मैलरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे किसी ने जेसिका के दिमाग पर कब्जा कर लिया हो, वह नहीं रुकती। कुछ ही पल में गाड़ी एक दूसरी कार से टकरा जाती है। दोनों किसी तरह जिंदा बच जाती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। मैलरी अभी होश में ही होती है कि तभी वो देखती है उसकी बहन जेसिका ट्रक के सामने कदम बढ़ा देती है और पल भर में उसकी जान चली जाती है। मैलरी सन्न रह जाती है। उसे अब समझ आ चुका था कि जो खतरा न्यूज में बताया गया था वह अब उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की दर्दनाक मौत देखकर बिल्कुल टूट जाती है। डर से कांपते हुए वो आसपास देखती है। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार मची होती है। हालात इतने बेकाबू थे कि उसे अपनी बहन की लाश के पास रुकने का भी वक्त नहीं मिलता। वो खुद को संभालते हुए भीड़ के साथ भागने लगती है। अचानक पीछे से किसी के धक्के से वो जमीन पर गिर जाती है। तभी एक औरत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो भी किसी अनदेखी चीज को देखकर पागल हो जाती हैं और सामने खड़ी जलती हुई कार में जाकर खुद को खत्म कर लेती हैं। डरी हुई मैलरी वहीं बेहोश पड़ी होती है। तभी एक शख्स आता है, उसका नाम है टॉम। वो तुरंत मैलरी को उठाकर पास के एक घर के अंदर ले जाता है। अंदर पहले से कुछ लोग छिपे हुए थे, जो बाहर के हालात देखकर बुरी तरह सहमे हुए थे। सभी एक दूसरे से पूछते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? किसी के पास जवाब नहीं होता। टीवी ऑन करने पर रिपोर्टर की आवाज आती है। बाहर कुछ ऐसा मौजूद है जिसे देखते ही इंसान अपना दिमाग खो देता है और खुद की जान ले लेता है। ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। जो लोग अब तक सुरक्षित हैं, वो तुरंत अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ले और बाहर झांकने की गलती ना करे। सभी लोग जल्दी से घर की खिड़कियां ढक देते हैं, शीशों पर पेपर चिपका देते हैं ताकि बाहर की वो चीज अंदर न देखे। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब भूखे, डरे और अनजान थे कि ये सब किस चीज की वजह से हो रहा है। इसी बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से एक लड़की की आवाज आती है, कृपया दरवाजा खोले, मैं मर जाऊंगी। टॉम दरवाजा खोलने की बात करता है, लेकिन डगलस मना कर देता है। उसे शक होता है कि लड़की इन्फेक्टेड हो सकती है, मगर मैलरी हिम्मत दिखाती है। वो डगलस पर बंदूक तान देती है और कहती है, दरवाजा खोलो वरना वो बाहर मर जाएंगी। टॉम दरवाजा खोलता है और अंदर आती है एक प्रेग्नेंट लड़की, ओलंपिया। जब उससे पूछा जाता है कि वो आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ तक कैसे पहुँची, तो ओलंपिया बताती है, मेरा खाना खत्म हो गया था, इसीलिए हर घर का दरवाजा खटखटाते हुए यहाँ तक आ गई। ये सुनकर डगलस कहता है, हम भी भूख से मरने की कगार पर हैं। 7 दिन हो गए, कोई बाहर नहीं गया। अब सबके सामने एक ही सवाल था, क्या कोई बाहर जाकर खाना ला सकता है बिना उस चीज को देखे? घर से कुछ ही दूरी पर एक सुपरमार्केट था, लेकिन वहाँ तक पहुँचना किसी जानलेवा मिशन से कम नहीं था, क्योंकि बाहर वो चीज मौजूद थी जिसे देखते ही इंसान मर जाता था। घर के मालिक ने एक आइडिया दिया, हमारे घर के बाहर CCTV कैमरे लगे हैं। अगर हम कैमरे के जरिए बाहर का नजारा देखें तो शायद हम उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन पता कर सकते हैं और हो सकता है कि स्क्रीन पर देखने से कोई इन्फेक्शन ना फैले। बाकी सब लोग घबरा जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन मालिक जिद पर अड़ जाता है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आखिरकार बाकी लोग भी मान जाते हैं। सावधानी के लिए वे उसे कुर्सी से बांध देते हैं ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। बाकी सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं और घर का मालिक स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहता है, फिर अचानक स्क्रीन पर हवा का एक झोंका दिखता है और उसके चेहरे पर अजीब से हाव भाव आने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अगले ही पल
कमरे से तेज चीखने की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग दौड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर का मालिक अपना सिर टेबल पर पटक चुका था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। सभी के चेहरे पर अब एक ही डर साफ था, वो चीज स्क्रीन पर भी दिख जाए तो मरना तय है। वो लोग मॉनिटर तोड़ देते हैं ताकि गलती से भी किसी की नजर बाहर ना पड़े। एक और दिन इसी डर में बीत जाता है। अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। टॉम एक नया प्लान बनाता है। हम GPS की मदद से कार में बैठकर मार्केट तक जाएंगे। हम शीशे को पेंट से ढक देंगे ताकि न हमें बाहर कुछ दिखे न हमें कोई देख सके। 5 लोग तैयार होते हैं। सब लोग आंखों पर पट्टियां बांधते हैं और धीरे धीरे GPS की मदद से कार आगे बढ़ाते हैं। बाहर का नजारा डरावना था। पूरा शहर बेरान, सड़कों पर लाशों के ढेर, टूटी कारें और सन्नाटा। थोड़ी दूर जाकर कार अचानक तेज वाइब्रेट करने लगती हैं। सेंसर दिखा रहे थे कि उन्हें चारों तरफ से वो मॉन्स्टर घेर चुके हैं। टॉम हार नहीं मानता। वो कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और आखिरकार सब लोग किसी तरह सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं। वो लोग कार से उतरते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। अंदर घुसते ही सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। अंदर आकर वे अपनी पट्टियां उतारते हैं और पहली बार इतने दिनों बाद सुकून की सांस लेते हैं। स्टोर में खाने पीने की सारी चीजें भरी हुई थी। सब लोग खुशी से सामान इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं एक कोने में मेलोडी और टॉम बैठकर बातें कर रहे होते हैं। टॉम ने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि अब उसके लिए सुरक्षा और उम्मीद का सहारा बन गया था। उनकी बातों से साफ झलकता है कि दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा है, एक ऐसे वक्त में जब बाहर की दुनिया खत्म हो रही थी। अब स्टोर के अंदर सब लोग अपने अपने लिए जरूरी चीजें ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान मेलोडी की नजर एक छोटे से पिंजरे पर पड़ती है जिसमें 3 चिड़िया फंसी होती हैं। वो उन्हें आजाद करने के बजाय अपने साथ रख लेती हैं, क्योंकि इस सुनसान माहौल में इन चिड़ियों की आवाज उसे किसी उम्मीद की तरह लगती है। तभी अचानक स्टोर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। बाहर से एक आदमी की रोती हुई आवाज आती है, कृपया दरवाजा खोले, मुझे अंदर आने दो। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दिल में तरस भी था और डर भी, कहीं वो आदमी इन्फेक्टेड तो नहीं। आखिरकार सब तय करते हैं कि दरवाजा तो खोलेंगे, लेकिन अगर जरा भी शक हुआ तो उसी वक्त उसे मार देंगे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आता है और अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम लोगों ने देखा नहीं, वो कितने खूबसूरत है, तुम्हें भी देखना चाहिए। बस इतना सुनते ही सब समझ जाते हैं वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। हालात काबू से बाहर जाने लगते हैं। तभी चार्ली आगे बढ़ता है और सबकी जान बचाने के लिए उसे जोर से धक्का देकर बाहर फेंक देता है, लेकिन वो खुद भी उसके साथ बाहर गिर जाता है। बाहर कुछ ही पलों में चार्ली की चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। चार्ली ने अपनी कुर्बानी देकर सबकी जान बचा ली थी। मेलोडी नोटिस करती है कि जब भी वो मॉन्स्टर पास आते हैं तो बर्ड्स तेज आवाज करने लगती हैं। वो समझ जाती है कि ये चिड़िया अब उनके लिए खतरे का अलार्म बन सकती हैं। बाकी 4 लोग राशन लेकर किसी तरह घर वापस लौटते हैं। चार्ली की मौत से सबका मन भारी था, लेकिन जिंदा लौट आना ही अब जीत जैसा था। रात होती है, सब अपने कमरों में चले जाते हैं और तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। ओलंपिया, जो खुद भी गर्भवती थी, बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है और एक अजनबी आदमी को अंदर ले आती हैं। मेलोडी उसे देख लेती है और तुरंत गन तान देती है। बाकी सब लोग बाहर निकल आते हैं और चिल्लाते हैं, ओलंपिया, तुमने ये क्या किया? ओलंपिया कांपती हुई कहती है, मैं अकेले बाहर रह चुकी हूँ, जानती हूँ बाहर कितना डर है, मुझे इस पर तरस आ गया इसलिए अंदर ले आई। वो आदमी खुद को गैरी बताता है और कहता है, मुझे बाहर मत निकालो, मेरे घर में कुछ पागल लोग घुस आए थे, उन्होंने मेरे दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोल दी और सबने उस शैतान को देख लिया। एक एक कर सबने खुद को खत्म कर लिया, बस मैं किसी तरह भाग आया हूँ। गैरी की बातों से सब बस सुनना रह जाते हैं। वो आगे बताता है, जो कोई भी उस शैतान को देखता है वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देखता है, इतना गहरा दर्द कि इंसान सह नहीं पाता और खुद को खत्म कर देता है। फिर गैरी एक और चौंकाने वाली बात कहता है, कुछ लोग हैं जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं होती क्योंकि वो उस शैतान को देखकर खुश होते हैं। वो पहले से टूटे हुए लोग होते हैं जो दर्द के इतने आदी हो चुके हैं कि अब डरते नहीं। शैतान उन्हें नहीं मारता बल्कि उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। इंसान के रूप में रहकर वही लोग बाकी इंसानों का शिकार करते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाते हैं। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी मौजूद हो सकता है। यहाँ से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। अब सवाल उठता है कि क्या गैरी भी उस शैतान का गुलाम है या बस एक आम इंसान? ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल सब लोग गैरी को घर में रहने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन डगलस को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। गुस्से में वो बंदूक उठाकर गैरी को बाहर निकालने की धमकी देता है। उसी वक्त पीछे से सरला आती है और किसी चीज से डगलस के सिर पर मार देती है। डगलस बेहोश हो जाता है और बाकी लोग मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। गैरी सबका धन्यवाद करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब से सुकून दिखता है, जैसे वो पहले से ही अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन अचानक मेलोडी और ओलंपिया दोनों को लेबर पेन शुरू हो जाता है। टॉम और सरला दोनों को ऊपर ले जाकर उनकी मदद करने लगते हैं, जबकि गैरी नीचे ही रुकता है, लेकिन उसकी हरकतें अब डरावनी होने लगती हैं। वो टेबल पर शैतान की कई ड्राइंग्स निकाल कर रख देता है। उसकी आंखों का रंग और चेहरे का एक्सप्रेशन श्राप बता रहा था कि अब वो भी शैतान के कंट्रोल
में है। उधर ऊपर ओलंपिया और मैलरी दोनों अपने बच्चों को जन्म देती हैं। मैलरी को बेटा होता है और ओलंपिया को बेटी। पर नीचे बंद बर्ड्स जोर जोर से चहकने लगते हैं, जिससे गैरी परेशान होकर उन्हें फ्रीज में बंद कर देता है। फिर वो खिड़कियों से अखबार हटाने लगता है ताकि शैतान की झलक घर के अंदर आ सके। डगलस ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि गैरी भी उन्हीं में से एक है जो शैतान के गुलाम बन चुके हैं। वो चिल्लाकर सबको चेतावनी देता है। टॉम नीचे आता है पर गैरी उस पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर गैरी ऊपर जाकर खिड़कियों के सारे पेपर्स हटा देता है। जैसे ही ओलंपिया बाहर देखती है, वो शैतान के बस में आ जाती है। मैलरी उसकी गोद से बच्ची छीन लेती है, लेकिन ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद गैरी सरला को पकड़ता है और जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है। वो भी इन्फेक्टेड होकर खुद को मार देती है। अब गैरी मैलरी और दोनों नवजात बच्चों की तरफ बढ़ता है। मैलरी ने खुद को और बच्चों को चादर में छिपा रखा होता है, इसलिए वो बची रहती है। लेकिन गैरी चादर हटाने की कोशिश करता है ताकि वो भी शैतान को देख ले। तभी डगलस किसी तरह अपनी आंखें बंद करके बंदूक चलाता है, पर गोली गलत दिशा में जाती है। गैरी मौका पाकर उसे ऊपर से नीचे धक्का देता है और सीजर से मार डालता है। अंत में टॉम को होश आता है और वो शॉटगन उठाकर गैरी को गोली मार देता है और इस तरह वो उस शैतानी खेल को खत्म कर देता है, कम से कम अभी के लिए। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। गैरी की मौत के बाद अब सिर्फ टॉम, मैलरी और 2 बच्चे ही जिंदा बचे हैं। इन 5 सालों में उन्होंने किसी तरह छिपकर अपनी जिंदगी काटी है, क्योंकि बाहर अभी भी वो इन्फेक्टेड लोग और शैतान का डर जिंदा है। मैलरी अब बच्चों की माँ जैसी बन चुकी है। लड़का उसका अपना बेटा है, जबकि लड़की ओलंपिया की बेटी, जिसे ओलंपिया मरने से पहले मैलरी ने उससे छीन ली थी। मैलरी ने दोनों बच्चों को बचने के हर तरीके सिखा दिए हैं, कैसे आवाज से रास्ता पहचानना है, कैसे आंखों पर पट्टी बांधकर चलना है और कैसे किसी भी हालत में बाहर नहीं देखना है। एक दिन अचानक रेडियो से एक आवाज आती है। वो आदमी अपना नाम रिक बताता है और कहता है कि हमारे पास एक सेफ कॉलोनी है जहाँ कोई शैतान नहीं पहुँच सकता। यहाँ खाना पानी और बच्चों के लिए भी सब सुविधाएं हैं। अगर आना चाहते हो तो नदी के बहाव के साथ 2 दिन का सफर तय करो। जहाँ वर्ड्स की आवाज सुनाई दे वही हमारी जगह है। टॉम उस पर भरोसा करना चाहता है, पर मैलरी को डर है कि कहीं ये भी कोई इन्फेक्टेड जाल तो नहीं। वो मना करती है, लेकिन टॉम उसे समझाता है, कब तक हम ऐसे जीते रहेंगे, हमें बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। अगले दिन जब ये लोग बाहर राशन लेने जाते हैं, तभी कुछ साइको लोग उन पर हमला कर देते हैं। टॉम तुरंत मैलरी से कहता है, तुम दोनों बच्चों को लेकर नदी के रास्ते निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मैलरी मना करती है, पर टॉम कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है, शॉटगन लेकर दुश्मनों के सामने जाता है। वो लोग बार बार उससे पट्टी हटाने को कहते हैं, पर टॉम सिर्फ बातों में उलझा कर वक्त निकालता है ताकि मैलरी और बच्चे दूर जा सके। तभी उन साइको में से एक मैलरी को भागते हुए देख लेता है। टॉम तुरंत गोलियां चलाता है, 2 लोगों को मार गिराता है, पर खुद भी घायल हो जाता है। अब उसकी हालत कमजोर है और चारों ओर दुश्मन। वो समझ जाता है कि अब देखे बिना लड़ना नामुमकिन है। टॉम अपनी पट्टी हटा देता है और जोश में बाकी 2 को भी खत्म कर देता है, लेकिन उसी पर शैतान की मौजूदगी उसे घेर लेती है। वो टॉम के दिमाग पर काबू पाने लगता है और पूरी तरह बस में आने से पहले टॉम आखिरी बचे दुश्मन को मारता है। फिर उसी गन से खुद पर गोली चला देता है। मैलरी दूर से गोली की आवाज सुनती है और सब समझ जाती है, टॉम अब नहीं रहा। वो टूट जाती है, लेकिन बच्चों के लिए खुद को संभालती है। वो दोनों से कहती है, हम अब नदी के रास्ते उस जगह पर जाएंगे, याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पट्टी कभी मत उतारना, अगर देखा तो मारे जाओगे। अब शुरू होता है उनका सबसे डरावना सफर, जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी जंग। अब कहानी अपने सबसे डरावने और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। टॉम की मौत के बाद मैलरी अपने दोनों बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर नदी की ओर निकल पड़ती हैं। हाथ में रस्सी पकड़े वो धीरे धीरे चलते हुए नदी तक पहुंचती हैं और वहां से एक छोटी बोट में बैठकर बहाव के साथ सफर शुरू करती हैं। उसके पास वही पिंजरे में बंद बर्ड्स भी हैं, जो खतरे के करीब आने पर शोर करके उन्हें चेतावनी देती हैं। कई घंटे तक सफर करने के बाद मैलरी रेडियो के जरिए उस कॉलोनी से संपर्क करती हैं, जहां उन्हें सुरक्षित जगह मिलने की उम्मीद है। लेकिन तभी बर्ड्स जोर जोर से चहकने लगते हैं और नदी के चारों ओर से एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज बार बार मैलरी का नाम पुकार रही होती है। मैलरी समझ जाती है कि ये शैतान का जाल है, इसीलिए वो बच्चों को कसकर पकड़े आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है, वो आवाज और भी करीब आती जाती है। अचानक एक अनजान आदमी उनके पास आता है। वो मीठी आवाज में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यहाँ कोई खतरा नहीं, बस पट्टी हटा दो, देखो कितनी खूबसूरती है। मैलरी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह आदमी भी शैतान के काबू में है। वो बच्चों को चादर के नीचे छिपा देती हैं और आंखें बंद रखकर चारों ओर गोलियां चलाने लगती हैं। वो आदमी अब जबरदस्ती बोट के पास आकर मैलरी की पट्टी हटाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैलरी हिम्मत नहीं हारती। वो हाथ में रखे हथियार से उस पर वार करती हैं और किसी तरह उसे मारकर नदी में गिरा देती हैं। अब वो फिर से बोट संभालती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं। थकान, डर और भूख तीनों ने इन्हें कमजोर कर दिया है।
है। इसी बीच बोट अचानक एक पत्थर से टकरा जाती है। झटके से मैलरी का बेटा और खाने पीने का सारा सामान नदी में गिर जाता है। मैलरी तुरंत छलांग लगाकर अपने बेटे को बचा लेती है, लेकिन सारा सामान पानी में बह जाता है। अब उनके पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। थकी और डरी हुई मैलरी परेशान होकर बोट को किनारे लगाती है और बच्चों से कहती है, तुम दोनों यही बोट पर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पट्टी बिल्कुल मत उतारना, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ। अब वो अकेली जंगल के अंधेरे में शैतान से मुकाबले के लिए निकल पड़ती है और आगे शुरू होती है जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई। अब मैलरी बोट से एक रस्सी बांधती है और खाने पीने की चीजें ढूंढते हुए जंगल के बीच पहुँचती है। कुछ देर तलाश के बाद उसे एक पुराना घर दिखता है। वो अंदर जाती है और वहाँ उसे थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें मिल भी जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगती है, चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। वो शैतान अब उसके पीछे पड़ चुके हैं और इंसानों की आवाज में उसे बुला रहे हैं। मैलरी को समझ आ जाता है कि ये वही खतरा है जिससे वो अब तक बचती आई थी। वो गोलियां चलाते हुए तेजी से भागती हैं और किसी तरह बोट की दिशा में लौटने की कोशिश करती हैं। गोलियों की आवाज सुनकर ओलंपिया की बेटी खुद को रस्सी से बांधकर बोट से उतर जाती है और मैलरी को ढूंढने के चक्कर में सीधा उस शैतान के करीब पहुंच जाती हैं। पर तभी सही वक्त पर मैलरी उसे पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, मैंने कहा था ना बोट से मत उतरना। इसके बाद ये तीनों फिर से बोट में बैठ जाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। अब तक लगातार 42 घंटे बीत चुके हैं। थकान, डर और दर्द के बावजूद मैलरी बच्चों को समझाती है, अब आगे नदी में एक ढलान आने वाला है, बहाव बहुत तेज होगा, बोट को मजबूती से पकड़कर रखना। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं नदी का बहाव और तेज हो जाता है। तीनों बोट को कसकर थाम लेते हैं, लेकिन ये रास्ता बेहद खतरनाक साबित होता है। अचानक एक जोरदार टक्कर होती है और बोट पलट जाती है। तीनों पानी में गिर जाते हैं और तेज बहाव उन्हें बहा ले जाता है। मैलरी अपने बेटे को किसी तरह पानी से पकड़ लेती है, जबकि ओलंपिया की बेटी किनारे की तरफ बह जाती है और मैलरी को पुकारती है। लड़की की आवाज सुनकर मैलरी उसे भी ढूंढ निकालती है। इस तरह उन्होंने अपने सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया था। अब उनकी मंजिल पास थी। वो जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो पर बताया गया था। तीनों उन आवाजों का पीछा करते हुए उसी दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो शैतान फिर से उनके पीछे आ जाता है। वो मीठी आवाजों में उन्हें अपनी पट्टी हटाने के लिए बहकाने की कोशिश करता है। मैलरी बच्चों से कहती है, आवाज पर ध्यान मत दो, बस चलते रहो। आगे बढ़ते हुए अचानक मैलरी फिसलकर एक गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बच्चे डर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी शैतान मैलरी की आवाज में बच्चों से कहता है, पट्टी उतारो, मैं यही हूँ। मासूम बच्चे उसे सचमुच मैलरी समझ लेते हैं और अपनी पट्टी उतारने ही वाले होते हैं कि तभी मैलरी होश में आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, पट्टी मत उतारो। उसकी आवाज सुनकर बच्चे समझ जाते हैं और मैलरी वापस उनके पास पहुंच जाती है। अब वो बच्चों का हाथ पकड़कर वर्ड्स की आवाज की दिशा में दौड़ पड़ती है, क्योंकि शैतान अब बिल्कुल उनके पीछे आ चुका था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये लोग कॉलोनी तक न पहुंच पाए, मगर हिम्मत और उम्मीद के सहारे मैलरी उसे नजरअंदाज करती है और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है और अंदर आने की गुहार लगाती है। अंदर के लोग दरवाजा खोलते हैं और सबसे पहले उनकी आंखें चेक करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि कहीं वे इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब सब कुछ साफ निकलता है तो उन्हें अंदर ले लिया जाता है। मैलरी जैसे ही अपनी पट्टी हटाती है उसे पता चलता है ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहाँ ज्यादातर लोग देख नहीं सकते और यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि शैतान उन पर कोई असर नहीं कर सकता। यहाँ मैलरी की मुलाकात रिक नाम के शख्स से होती है, वही जिसने रेडियो पर उन्हें इस जगह का रास्ता बताया था। वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे परिंदे पाले जा रहे हैं जो आने वाले खतरे की चेतावनी देने का काम करते हैं। मैलरी भी अपने साथ लाए पिंजरे को खोल देती है और उन बर्ड्स को आजाद कर देती है। आसमान में उड़ते हुए वो परिंदे अब शांति का प्रतीक बन जाते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी खत्म होती है, डर, हिम्मत और उम्मीद तीनों को सलाम करते हुए। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के धमाकेदार, यूनिक और थ्रिलिंग मूवीज के अपडेट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी और नए ट्विस्ट और नए सस्पेंस के साथ।